Recording in progress. So, नमस्ते, गुड इवनिंग। डे 38 एडवांस न्यूरोलॉजी कोर्स में आपका स्वागत है। वेलकम बैक। सो कल हमने क्या किया था? ZN। आज हम चलेंगे प्रोफेशन की तरफ। प्रोफेशन भी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि 70% लोगों को अपने चॉइस का प्रोफेशन नहीं मिलता है। अगर आप स्टडी करो अपने आसपास, 70-75% लोग जिसमें वो खुश रहना चाहते हैं, जो उनका पैशन होता है, उनके पैशन के हिसाब से प्रोफेशन नहीं मिल पाता है। कभी कभी हमें घर के लिए, घर को हेल्प करने के लिए जॉब करना पड़ता है। कभी पापा का बिजनेस है तो बैठ जाना है, जो भी बिजनेस है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन का, तो वो बिजनेस हमें रन करना होता है, भले हमें अच्छा लगे या ना लगे। राइट। तो जो प्रोफेशन है या जो जॉब है या जो बिजनेस है, सिर्फ 25 to 30% लोगों को ही उनकी चॉइस के हिसाब से मिलता है। और कई बार आपने देखा होगा, कई सारे लोग एक पर्टिकुलर एज के बाद अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं। कई बार आपने डॉक्टर्स देखे होंगे, 30-32 के बाद डॉक्टर ने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया, तो किसी और फील्ड में चला गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके पेरेंट्स डॉक्टर हों, या फोर्सफुली उनको, क्या कहते हैं, उनके पेरेंट्स ने मेडिसिन में एडमिशन करवा ली हो कि भैया बच्चों, माँ बाप का हमेशा सपना होता है ना। हमारे इंडिया में हमारे इंडिया में जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको आप पूछोगे कि बच्चों को क्या बनाना चाहते हो, तो क्या आता है? मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। राइट। तो मुश्किल से 2-3 वर्ड्स ही निकलते हैं। तो कहने का मतलब है कि कई बार हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स खुद नहीं बन पाए, तो वो अपने बच्चों में से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा वैसे बन जाए। तो इंडिया में कई बार के 70-80% लोग अपने पेरेंट्स के हिसाब से प्रोफेशन में जाते हैं। 10th हो गया, कौन सा स्ट्रीम लेना है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, कुछ पता नहीं होता है। क्या अच्छा लगता है? कॉमर्स, चले जाओ। आर्ट्स में जाना है? नहीं भाई, अपना स्टेटस का सवाल है। आर्ट्स में सब वो हो जाते हैं जो 40% लेते हैं, मुश्किल से जो पास होते हैं। साइंस, साइंस में कौन जाते थे? वो जो फ्रंट बेंचर्स होते थे, आज के पहले बेंच पे बैठने वाले 5-6 लोग, बच्चे। राइट। जो सीरियस होते थे, जिनको खेलने कूदने घूमने फिरने में इंटरेस्ट नहीं होता था, तो साइंस में जाते थे। तो ऐसे प्रोफेशन चूज किया जाता था। जो ड्राई है, जो सोशलाइज नहीं करता है, जो पार्टी नहीं करता है, वो कभी कॉमर्स में, आर्ट्स में नहीं जाता है। तो पेरेंट्स देखते थे हमारा बच्चा स्कॉलर है तो साइंस में जाना चाहिए, क्योंकि साइंस के बाद बहुत ज्यादा क्या होता था, उसकी साइंस के बाद बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, ब्रांचेस हैं। आप इंजीनियर बन सकते हो, कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हो। राइट। इंजीनियरिंग में कितने ज्यादा ऑप्शंस हैं, मेडिसिन में जा सकते हो। तो बच्चा अगर स्कॉलर है तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए साइंस ही चूज किया जाता था। कॉमर्स में क्या रखा है? वही टाइम पास करते हैं कॉमर्स के बच्चे। एक लेक्चर अटेंड करेंगे, 3 लेक्चर बंक करेंगे, और ग्रेजुएशन भी काम तो कोई भी कर लेता है। तुम तो 99 वाले बच्चे हो, तो जबरदस्ती साइंस में बिठा दिया। और कुछ होते थे
जिनको गवर्नमेंट जॉब की इच्छा होती थी कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में जाए, तो थोड़ा बहुत कॉमर्स में धकेल दिया जाता था। बाकी जिनका बिजनेस है और कोई प्रोफेशन नहीं है, पापा जी के दुकान में जाके बैठना है, तो जाओ कॉमर्स पढ़ लो। नाम के लिए एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। तो पहले के जमाने में ऐसी चीजें होती थी। आर्ट्स में कौन जाते थे? जो वीक होते थे, बहुत मुश्किल से जाते थे। जो आर्टिस्ट होते थे, जो क्रिएटिव होते थे, बहुत कम जा पाते थे। अब जैसे जैसे डेवलप हुआ है, तो बहुत ऑप्शंस मिलते जा रहे हैं हमें। आप साइंस भी ले सकते हो, आर्ट्स भी ले सकते हो, कॉमर्स भी ले सकते हो। उसमें इतनी ज़्यादा ब्रांचेस हो गई हैं अभी कि आपका कैरियर अच्छा बनेगा ही बनेगा। और आपको ये देखना है कि आपकी चॉइस क्या है, आपका पैशन क्या है। आर्ट्स में भी जाकर आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। आर्ट्स में जाकर आप काउंसलर बन सकते हो। आप एक अच्छा पेंटर बन सकते हो, आर्टिस्ट मतलब। तो अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं हर बच्चे के लिए। इसलिए न्यूमरोलॉजी वहाँ हेल्प करती है कि उनके नंबर्स के हिसाब से वो बच्चा किस प्रोफेशन में ज्यादा कंफर्टेबल होगा, कि कोई बर्डन ना हो। राइट। अगर आप 2 नंबर वाले को टीचिंग में भेजोगे, नहीं कर पाएगा वो। राइट। 9 नंबर वाले को बोलोगे कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाओ, डाटा एनालिसिस बन जाओ, नहीं करेगा वो बोर हो जाएगा पूरा दिन चेयर पे बैठ के। उसको एनर्जी चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी हेल्प कर रही है कि हमें अपने लिए हम अपना भी प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं अगर हम सही प्रोफेशन में नहीं है। और जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे, जो आने वाले बच्चे हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, आजकल आप देखो फीस कितनी है, लाखों में फीस है। मेडिकल में तो करोड़ में हो गई है। और जब आप कहोगे कि हम न्यूमरोलॉजी है प्रोफेशन बताएंगे, तो आपको 1500 2000 भी मुश्किल से देंगे, जब तक उनको कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं होता है। राइट। तो अननेसेसरी बच्चों के स्टडीज में, कोचिंग क्लासेस में खर्चे किए जाते हैं। बट अगर न्यूरोलॉजी कंसल्टेशन लेकर बच्चे को एक प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाए, तो बहुत अच्छा हो सकता है। कई ज्यादा लोगों के पैसे बचेंगे। उसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है, कि उन बच्चों को प्रॉपर गाइड किया जाए। अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, तो जिम्मेदार आप होगे या मैं हूँगा। तो बच्चे में वो कैपेसिटी नहीं है और आपने बोल दिया उसके पेरेंट्स को, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए जब भी कैरियर ऑप्शन, कैरियर की गाइडेंस, कैरियर की काउंसलिंग, कैरियर की कंसल्टेशन बहुत सोच समझ के की जाती है। ऐसे ही बैठे बैठे नंबर्स को देख के हमने बोल दिया, वो बहुत गलत होता है। आपको डे वन से मैं बता रहा हूँ, ये प्रोफेशन हमारे वर्ड्स की, हमारे कंसल्टेशन से किसी की जिंदगी आसान बना सकता है और किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। क्योंकि वो आपके पास आते हैं आप पर विश्वास कर कर कि आपको अच्छा नॉलेज होगा। राइट। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने कहा कि ये क्रोसिन खा लो तो दर्द गायब हो जाएगा। तो वो भी आपके पास, हमारे पास एक ट्रस्ट फैक्टर, विश्वास के साथ आते हैं। तो अपने आप को उतना अच्छा बनाओ कि आप परफेक्ट गाइड कर पाओ। और प्रोफेशन का जो टॉपिक है, उसको कम से कम 2 घंटे लेने चाहिए हमें। ये 15-20 मिनट की बात नहीं है, नंबर्स को देख लिया हो गया। 2 से 3 घंटे हमें लगने चाहिए ओवरऑल चेक कर कर कि बच्चे में कितनी कैपेसिटी है, कितनी वीकनेस है। लोशो ग्रिड को चेक करना है, नंबर्स को चेक करना है। ऐसे नहीं हो 10 साल के बाद प्रोफेशन चेंज कर ले। अब तो उसके पास एनर्जी है, 10 साल के बाद एनर्जी ना हो तो। अब तो वो खुश है।
मेंटली फिट है, पर एक पर्टिकुलर एज के बाद वो परेशान हो जाए तो, राइट। जैसे 20+ की जो सीरीज आती है और जो 40+ की जो सीरीज आती है, उसमें मेंटली या फिजिकली कोई ना कोई तकलीफ आती है 20+ और 40+ में। तो अगर आपने 17 साल के बच्चे को कह दिया कि इसको ये करवाओ, और 5 साल के बाद उसका मन ना लगे, तो वो छोड़ के घर बैठ जाएगा। 22-23 साल में वो उस प्रोफेशन को, काम को, जॉब को, बिजनेस को छोड़ के घर बैठ जाएगा, उसका दिन नहीं लग रहा है। तो सेम वैसे ही 40+ में होता है। 40+ में बहुत ज्यादा लोग प्रोफेशन चेंज करते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज के बाद सबको एक कंफर्टेबल जॉब चाहिए, क्योंकि लोग थक जाते हैं कि यार 25 साल हो गए, हमने कैरियर को दे दिया, अब तो थोड़ा कंफर्टेबल जॉब करें। तो हमें ऐसा सोचना है कि वो बच्चे का जो प्रोफेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, वो बोर ना हो जाए। इसलिए सोच समझ कर हमें गाइडेंस देनी है, ठीक है। क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये न्यूमरोलॉजी, ये सब भगवान की दी हुई साइंस है। ज्योतिषी, ज्योत, हमें ज्योत जगानी है किसी के घर की। क्यों कहते हैं ज्योतिषी के पास जाओ? हम भी ज्योतिषी हैं, आप भी ज्योतिषी बन रहे हो। तो भगवान के मदद से, उनकी गाइडेंस से आप किसी के घर में ज्योत जगाने के काबिल बन रहे हो। तो हमेशा ये सोचना है कि ज्योत जगा के रखेंगे, ना कि बुझ जाए। अपने आप को उस कदर तक लेकर आओ, इतनी प्रैक्टिस, तो ही किसी को सजेस्ट कर पाओ। अननेसेसरी बैठे बैठाए किसी को सजेस्ट करना हानिकारक है, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो बहुत सीरियसली किसी को भी प्रोफेशन गाइड करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसमें सामने वाले क्लाइंट के पैसे भी लगेंगे और टाइम भी लगेगा। इतने साल हमारे कहने की वजह से उसने पैसे भी लगा दिए और टाइम भी दिया। जैसे बीच में आए थे अंजलि, सॉरी, सुषमा जी आए थे सांगली से। वो 42 की एज के बाद उन्होंने लॉ ज्वाइन किया, वो भी मेरे कहने पर, राइट। अब उनके सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया, थर्ड ईयर में है। अब अगर मैंने उनको गलत गाइडेंस दी होती थी तो उनके 2 साल गलत जाते थे, पैसा अलग से गया, आदमी डिप्रेस अलग से होगा जब वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा डिग्री। तो क्या हुआ, मेरी वजह से उस इंसान के 3 साल गए, पैसे गए, और मेंटली अलग डिस्टर्ब हुआ। तो वो जो कर्मास का जो अकाउंट है, बैड कर्मास, कहाँ पर आएगा? मुझ पर आएगा। क्योंकि मेरी वजह से किसी के पैसे गए, किसी का टाइम गया। तो हमें उतना अच्छा एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। अब प्रोफेशन किस नंबर से हमें देखना चाहिए? प्रोफेशन हमेशा हमें डेस्टिनी से देखना है, क्योंकि हम पहले भी सीख चुके हैं, डेस्टिनेशन मतलब हमारा डीएन कहाँ लेकर जाएगा वो डीएन बताए, एक्शन लेगा हमारा बीएन। ठीक है। अब उसमें एक रूल है। क्या रूल है? आपको सीधा स्ट्रेट एक दो ऑप्शन नहीं बताने कैरियर के, आपको कम से कम 10 ऑप्शन बताने हैं। ये नहीं बोलना है सिर्फ लॉ करो, साइंस करो, मेडिसिन करो, नहीं। उनको कम से कम 10 ऑप्शन देने हैं, ठीक है। लिस्ट बनाकर 1 से 10 ऑप्शन उस बच्चे को दे दिए। पेरेंट्स के साथ बच्चा आना कंपलसरी है। पेरेंट्स को नहीं बताना है कि आप चॉइस करो इसमें से, जो आपको अच्छा लगे उस पर टिक करो, नहीं। पेरेंट्स के साथ बच्चा आना चाहिए।
उसके सामने लिस्ट होनी चाहिए 1 to 9 प्रोफेशंस की। उसमें से उसको टॉप 5 चूज करना है उस बच्चे को, जिससे वो कनेक्ट हो पाए। और फिर टिक करते जाना है कि बच्चे को इन 5 में इंटरेस्ट है। धीरे धीरे आप खुद भी रियलाइज करोगे कि इसका डेस्टिनी नंबर कैसे काम कर रहा है। 5, टॉप 5 हो गए, टॉप 5। अब उसमें से टॉप 3 लेकर आओ। अब क्या हो रहा है, बच्चे को और ज्यादा सीरियसली वो समझने की कोशिश करेगा कि इसमें से मुझे किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। फिर सर सॉरी टू इंटरप्ट, एक डाउट आ रहा है इसमें। सपोज पेरेंट्स इससे ये पूछें कि आप करियर काउंसलर हो, कैसे हो, एक मतलब इस मामले में कि अगर वो कहेंगे हम फ्रेंड्स को नहीं लेकर हैं अपने साथ और आप एज हम कैरियर काउंसलर नहीं है। हाँ तो मीन्स वो इनका डाउट है कि मीन्स बच्चे को क्यों लेकर हैं आप काउंसलिंग के लिए, अगर वो ऐसा क्वेश्चन। हम कैरियर काउंसलर नहीं है। हम कैरियर प्रोफेशन की गाइडेंस देंगे एज पर उनकी डेट ऑफ बर्थ। आप ज्वेलरी लेने जाते हो ना, हाँ 25-50 हजार की ज्वेलरी जब लेने जाते हैं तो किसी और को बेचते हैं क्या? भाई मेरे लिए ये लेके तो आना ज्वेलरी। नहीं ना। खुद जाते हैं, पसंद करते हैं, फिर ट्राई करते हैं क्या कैसा अच्छा लग रहा है, राइट। जब हम हाँ 25-50 हजार की ज्वेलरी को ट्राई करते हैं तो ये तो लाखों की बातें हैं। उसको कैसे बच्चे को घर में बिठा के आएंगे? तो करना बच्चे को है। आजकल वो जमाना नहीं कि थोप दिया जाए, वो वाला जमाना नहीं है। थोपने वाला काम गया। तो बच्चों को इसलिए लिस्ट बना के दी जाती है कि ये बच्चा, ये सामने 10 प्रोफेशन है आपके पास, 10 में से 5 पर आ जाओ, 5 में से 3 पर आ जाओ। और कई बार बच्चे टॉप 3 में से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तीनों मेरे बहुत अच्छे पैशन पैशन है, या मैं इनको पसंद करता हूँ ऐसे प्रोफेशन को। तो कई बार टॉप 3 में से वो एक प्रोफेशन बहुत अच्छे से चूज भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। जब जब बच्चा जो है अगर कंफ्यूज है तो हमें उसे फाइनली हेल्प करनी है। पर टॉप 3 तक उसको पहुंचना है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें अपने नॉलेज के हिसाब से उसे 10 ऑप्शंस देने हैं। ठीक है, ये रूल है। कम से कम 10, उससे ज्यादा भी दे सकते हो, ये आपकी चॉइस। बट 10 ऑप्शन बच्चे के पास होने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं 1 बाय 1, मतलब डेस्टिनी नंबर 1 से। अब डेस्टिनी नंबर 1 मतलब राजा। राजा खुद डेस्टिनी में बैठा हुआ है। नंबर 1 सूर्य देव, सबसे बेस्ट नंबर, DN1 एज पर फॉर द प्रोफेशन के लिए। तो जिसका DN1 है वो किसी भी प्रकार का जॉब तो वो करेगा नहीं, तो प्रोफेशन या बिजनेस किसी भी प्रकार का वो कर सकता है। DN1 में वो ताकत है। जॉब कर सकता है, वो उसकी चॉइस है। तो हर एक वो टाइप का बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब जो अवेलेबल है, DN1 कर सकता है। बट यहाँ पर हमें एक चीज देखनी है कि नंबर 8 का प्रोफेशन उससे नहीं करना है। ठीक है,
सर नम- क्या क्या नंबर 8 का प्रोफेशन मतलब? नंबर 1 को नंबर 8 का प्रोफेशन नहीं करना है। बाकी सभी प्रकार के वो प्रोफेशन जॉब बिजनेस कर सकता है। 8 नंबर का जो प्रोफेशन है वो आएगा धीरे धीरे। अब नंबर 2 पे आते हैं, DN2। अगर किसी का DN2 है तो वो किस टाइप का बिजनेस प्रोफेशन जॉब कर सकता है। ठीक है। सर हाँ जी। सपोज किसी का DN1 है, वो हमारे पास आते प्रोफेशन या बिजनेस क्या करे, बस हम यही बोलना है कुछ भी कर सकते हो आप। फिर भी कुछ तो टॉप टॉप 5 में कुछ तो होंगे सर। मैंने अभी भी कहा आपको 10 ऑप्शन देने हैं उसको। तो वही हमारे मन से कुछ भी। आप देखो। आप जेड जेडन आप, आपको बताएगा ना उनको क्या करना है। जैसे 3 नंबर जेडन है तो आप थ्री करो, टीचिंग में जाओ। BN तो देखोगे ना, BN क्या यस। BN वो करने के लायक है? BN वो करने के लायक है? समझ रहे हैं सर क्या? जैसे कि आज मैंने डाला था ग्रुप में, हाँ 11 का 2 है सर, उनका मैंने आज डाला था, और DN1 है उनका। हाँ। अभी सब ये जब 1 से 9 नंबर के प्रोफेशन हो जाए ना, तो आप फिर से क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो आपको खुद का आंसर मिल जाएगा। ठीक है। उधर रखी थी मैंने नहीं वाली। अब आते हैं DN2 पर। अच्छा, रिकॉर्डिंग चालू है, चलेगा वो? कल आपने कहा था रिकॉर्डिंग नहीं हाँ। करना है।